27 मार्च 2006 की शाम करीब 3 से 4 के बीच में एक लड़की अपने घर से जॉब इंटरव्यू के लिए निकलती है। उस लड़की ने अपनी माँ और बहन को बताया था कि वो इंटरव्यू के बाद बास्केटबॉल खेलने जाएगी, इसलिए हो सकता है उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। पर जब रात 10 बजे तक वो घर नहीं लौटती है, तब उसकी माँ को उसकी फिक्र होने लगती है। वो सोचती है कि क्यों ना अपनी बेटी को कॉल करके पता कर ले कि वो कब तक घर आएगी। पर जब उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया तब उनकी चिंता घबराहट में बदल गई। असल में दोस्तों, उनकी बेटी न तो कॉल उठा रही थी और न ही किसी मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। अब ऐसा पहली बार हो रहा था कि उनकी बेटी न तो कॉल का जवाब दे रही थी और न ही किसी मैसेज का। ऐसे में उस माँ के मन में अपनी बेटी को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। पर उसकी बेटी के साथ उस रोज जो हुआ वो उसकी माँ तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। पर कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 17 साल की एक लड़की की जिसका नाम है एशले रीव्स। एशले रीव्स अमेरिका के मिलस्टेड इलाके में अपने माता पिता और अपनी एक छोटी बहन के साथ रहती थी। एशले पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। एशले का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था जेरेमी। जेरेमी और एशले के रिलेशन के बारे में सबको पता था, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी। दोनों करीब 2 साल से एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। 27 मार्च 2006 की सुबह में एशले अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाती है। स्कूल में उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। क्लास ओवर होने के बाद एशले के बॉयफ्रेंड ने एशले से घूमने के लिए पूछा, तो एशले अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी को बताती है कि स्कूल से छूटने के बाद वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली है और वहाँ से वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाएगी, इसीलिए आज वो उसके साथ टाइम नहीं बिता पाएगी। एशले की बातें सुनकर जेरेमी उसे अपनी कार दे देता है ताकि वो जॉब इंटरव्यू के लिए लेट ना हो सके और आराम से पहुंच जाए। एशले उसी कार से पहले अपनी छोटी बहन को घर ड्रॉप करती है और फिर वहां से तकरीबन 3:30 बजे जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। रात करीब 10 बजे तक जब एशले घर नहीं पहुंचती तब उसकी माँ अपनी छोटी बेटी से एशले के बारे में पूछती है। उन्हें लगा शायद एशले लेट हो गई हो और इस बारे में उनकी छोटी बेटी को शायद कुछ पता होगा, पर उनका यह अंदाज़ा गलत निकला। उनकी छोटी बेटी ने उन्हें बताया कि एशले काफ़ी देर से उसका कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई कर रही है। ये सुनकर एशले की माँ घबरा जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि जब एशले ना तो कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। एशले की माँ भी कई बार उसे कॉल करने की कोशिश करती है, पर कॉल अब भी नहीं उठ रहा था। इसके बाद वो एशले के बॉयफ्रेंड जेरेमी को कॉल करती है, पर जेरेमी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसकी भी कॉल एशले नहीं उठा रही थी। इसके बाद एशले की माँ एशले की सारी कॉल रिकॉर्ड निकालती है और एक के बाद एक उन सभी नंबरों पर कॉल करना शुरू करती है जिन जिन से उनकी बेटी अक्सर बातें करती थी, पर यहाँ से भी उनको कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और रात करीब 12 बजे तक जब एशले घर नहीं पहुंची तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसी डर और घबराहट में वो 911 पर कॉल करके अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पहले तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से मना करती है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ऐसे ज़्यादातर केसेस में बच्चे बिना बताए पार्टी करने चले जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह में घर वापस आ जाते हैं। पर एशले की माँ की बातें सुनकर, या कह ले उनकी आवाज़ में जो डर और घबराहट थी अपनी बेटी को लेकर, उसे सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब पुलिस एक एक करके एशले के परिवार वालों और उसके दोस्तों से पूछताछ करना शुरू करती है। इस पूछताछ में पुलिस को एशले के बारे में एक बड़ी ही अजीब बात पता चलती है। सभी ये जानते थे कि जेरेमी उसका बॉयफ्रेंड है, पर एशले की एक दोस्त ने पुलिस वालों को बताया कि एशले का एक और बॉयफ्रेंड है और वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही स्कूल का जिम टीचर सैम शेल्टन है। और तो और जिस दिन वो गायब हुई उस दिन जॉब इंटरव्यू के बाद वो उन्हीं के साथ बास्केटबॉल खेलने लैडरमैन पार्क गई थी। इसके बाद पुलिस लैडरमैन पार्क पहुंचती है ये देखने के लिए
कि क्या एशले सच में यहाँ आई थी या नहीं। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें पार्किंग में जेरेमी की वो कार मिलती है जिसे जेरेमी ने एशले को दिया था। पुलिस कार की जांच करती है तो उन्हें एशले का वो ड्रेस भी गाड़ी में ही मिला जिसे पहनकर वो बास्केटबॉल खेलती थी। मतलब कि उस दिन या तो वो बास्केटबॉल खेलने से पहले गायब हुई या फिर उसके बाद। अब इस कहानी में शक की सुई दो लोगों पर टिकी थी। एक तो था जेरेमी जिसने कार दी थी और दूसरा था वो जिम टीचर सैम शेल्टन जिसके साथ एशले बास्केटबॉल खेलने गई थी। अब इन दोनों में से पुलिस को जिस पर सबसे ज्यादा शक था वो था जेरेमी, क्योंकि पुलिस को लगता था कि शायद जेरेमी को ये पता चल गया होगा कि एशले और सैम का अफेयर चल रहा है और वो बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। पुलिस अपने इसी शक के आधार पर जेरेमी से एक बार फिर से पूछताछ करती है। Ashley's boyfriend, is that correct? Yeah. How often do you see her? Once a day, usually. Once a day. So I mean, you guys are pretty serious. Yeah. Believe me, I seriously am giving you my 100% all, telling you the truth. I mean, I love her. I love her to death. Anything to get her back. You know, for our girl, and she said if I get a chance, call her. Okay. Other than that, I mean, I wish I would have called her now. He seemed like he cared for Ashley quite a bit, but I had a strong feeling that he didn't really know anything that was going on. आप इस वीडियो में देख सकते हैं जब पुलिस ने जेरेमी से सैम और एशले के बारे में पूछा तो उसने जिस तरह से जवाब दिया उससे साफ साफ ये पता चल रहा था कि उस बेचारे को तो इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सिर्फ इतना जानता था कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। पर यहाँ उसने पुलिस को एक खास बात बताई कि सैम अक्सर एशले को कॉल करता था। कई बार तो सैम ने तब कॉल किया था जब एशले जेरेमी के साथ होती थी। जेरेमी की बातों से पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद वो लोग गलत इंसान पर शक कर रहे हैं। जेरेमी की पूछताछ के बाद पुलिस सैम को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस जब सैम से पूछताछ शुरू करती है तो सैम अपनी बातों में ही फंसना शुरू हो जाता है। दरअसल दोस्तों, जब सैम से पुलिस ने एशले के बारे में पूछा तो पहले उसने बताया कि वो एशले से ज़्यादा बात नहीं करता, सिर्फ हाय हेलो तक ही है। पर फिर जब पुलिस ने सैम का कॉल रिकॉर्ड उसे दिखाया तब उसने माना कि उन दोनों का चक्कर तो चल रहा था पर उसकी तरफ से कुछ भी नहीं था, बल्कि एशले ही उसके पीछे पड़ी रहती थी। ऐसे ही उससे जितनी बार एशले के बारे में पुलिस पूछती वो हर बार अपनी कहानी बदल देता। उसके इस रवैये की वजह से पुलिस का शक उस पर बढ़ता चला गया और कहीं ना कहीं पुलिस ये समझ चुकी थी कि कुछ तो ऐसा है जो सैम उन सब से छुपा रहा था। इसके बाद पुलिस का एक ऑफिसर सैम के साथ थोड़ा इमोशनल कार्ड खेलता है। वो ऑफिसर पहले से थोड़ा बहुत सैम को जानता था तो उसे ये बात पता थी कि सैम अपनी माँ और नानी को बहुत मानता है। बस उसने सैम से उसकी माँ और नानी की बात की जिस पर सैम इमोशनली पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वो सारी कहानी पुलिस को बताता है। दरअसल दोस्तों, साल 2001 में जब एशले क्लास 7 में थी तब सैम उसका क्लास टीचर हुआ करता था। उस वक्त सैम की उम्र 22 साल थी। सैम काफ़ी यंग था और काफ़ी क्यूट भी। स्कूल की ज़्यादातर लड़कियों का क्रश सैम पर था और सेम यही चीज़ एशले के साथ भी थी। एशले भी सैम को बहुत पसंद करती थी, पर जल्द ही सैम ने वो स्कूल छोड़ दिया और करीब 5 साल बाद वो जिस स्कूल में एज अ जिम टीचर ज्वाइन करता है वहाँ उसकी मुलाकात एशले से होती है। स्कूल के बाद एशले अक्सर बास्केटबॉल प्रैक्टिस करती थी जहाँ सैम भी बास्केटबॉल खेला करता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होती गई और फिर एक दिन सैम घर तक लिफ्ट देने के नाम पर एशले को अपनी कार में बिठा लेता है। रास्ते में बातों ही बातों में एशले ने सैम को बताया कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करती है और फिर यहीं से इन दोनों के बीच में प्यार तो नहीं पर एक फिजिकल रिलेशन शुरू हो गया। उनका ये रिलेशन करीब 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे एशले को ये पता चलने लगा कि सैम की स्कूल की दूसरी कई लड़कियों के साथ भी काफ़ी नज़दीकियां हैं, यानी कि जिस सैम के लिए एशले अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही थी वही सैम उसके पीठ पीछे उसे ही धोखा दे रहा था। और इसी बात को लेकर इनके बीच काफ़ी अनबन शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से एशले सैम से बातचीत करना बंद कर देती है। 27 मार्च 2006 को सैम ने एशले को मनाने के लिए लेडरमैन पार्क में बुलाया था। एशले बास्केटबॉल खेलने का बहाना बनाकर उस दिन सैम से मिलने गई। एशले अपने बॉयफ्रेंड की कार सैम के घर के पास में बने लेडरमैन पार्क में पार्क करती है
और वहां से सैम की कार में बैठकर वो लोग सिटीजन पार्क में चले जाते हैं। सिटीजन पार्क में गाड़ी खड़ी करके दोनों पहले नशा करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। इसके बाद सैम फिर से नशा करना शुरू कर देता है और बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी झगड़े के दौरान सैम एशले को कार से उतरने को बोलता है, पर एशले उतरने से मना कर देती है, जिस पर सैम को और गुस्सा आ जाता है और वो एशले की गर्दन पकड़कर उसे कार की खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगता है। सैम इतने नशे में था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितना फोर्स एशले की गर्दन पर लगा रहा है। सैम के अंदर जितनी ताकत थी उसने सारी ताकत लगा दी एशले को कार से बाहर फेंकने में, और इसी जबरदस्ती के दौरान एशले की गर्दन की हड्डी टूट गई। जैसे ही एशले की गर्दन की हड्डी टूटी तब जाकर सैम को एहसास हुआ कि उससे क्या हो गया। इसके साथ ही उसका नशा भी उतर गया। इधर एशले की गर्दन पूरी तरह से लटक गई थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। एक गलती तो सैम से हो चुकी थी, पर उसे छुपाने के चक्कर में सैम उससे भी बड़ी गलती करने लगा। उसे लगा कि अगर एशले जिंदा बच गई तो उसे जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने की डर से सैम ने सोचा कि क्यों ना वो एशले को जान से मार दे। यही सोचकर उसने पहले एशले का गला दबाया। इसके बाद भी जब वो नहीं मरी तब उसने अपनी बेल्ट से उसका गला दबाया, पर शायद गले की हड्डी टूटने की वजह से उसकी ये सारी कोशिशें व्यर्थ होती जा रही थी। फिर गुस्से में सैम ने एशले को अपनी कार से बाहर निकाला और पास की झाड़ियों में उसे मरने के लिए फेंक दिया। और उसके बाद वो अपने घर आया, फ्रेश हुआ और पास के एक नाइट क्लब में गया और वहां जाकर नशा किया और डांस किया, ताकि जो कुछ उसने आज किया है वो सब वो भूल सके। दोस्तों, हैवानियत की सारी सीमाओं को पार करने के बाद कोई व्यक्ति इतने मजे से डांस भी कर सकता है, ये सोचकर ही मन में अजीब सा होने लगता है। खैर, सैम की गवाही के बाद पुलिस सैम को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां उसने एशले को फेंका था। अब तक करीब 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और पुलिस और बाकी सभी का मानना था कि एशले अब तक मर चुकी होगी। पर जब एशले पुलिस वालों को उन झाड़ियों में मिली तब उसकी सांसें चल रही थी। हालांकि एशले पूरी तरह से बेहोश थी। पुलिस तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, पर अभी भी उन सभी को यही लग रहा था कि एशले नहीं बचेगी। यहाँ तक कि उसकी कंडीशन देखकर डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इसके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता गया एशले की हालत में सुधार दिखने लगा और कई महीनों के इलाज और एशले की विल पावर की वजह से वो रिकवर तो हो गई, पर पूरी तरह से नहीं हो पाई। उसने इतना मेंटल ट्रॉमा झेला था जिसकी वजह से वो बोलना खाना भूल चुकी थी। यहाँ तक कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसके साथ उस दिन क्या कुछ हुआ था। गले की हड्डी टूटने की वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी और 30 घंटों तक झाड़ियों में पड़े पड़े उसके शरीर पर सैकड़ों कीड़ों के काटने के जख्म बन गए थे। पर इन सब के बावजूद भी उसकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि उसने ये ठान लिया कि उसे अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर नहीं बितानी, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होना है और अपनी नॉर्मल जिंदगी को वापस पाना है। और फिर सालों की मेहनत के बाद एशले पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। इधर सैम को पुलिस अदालत में पेश करती है और साल भर की सुनवाई के बाद 2007 में जज ने सैम को 20 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, इस समय सैम जेल में अपनी सजा काट रहा है और एशले अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। साथ ही साथ वो अब पूरी तरह से फिट भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दुनिया घूमने का सपना लिए अपने घर से निकलती तो है, पर इससे पहले कि वो अपना सपना पूरा कर पाती उसकी मुलाकात अपने कातिल से हो गई। कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती थी कि उस लड़के से बात करना या फिर उसके करीब जाना भी उसके लिए खतरे से खाली नहीं, पर फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती चली गईं जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। और फिर उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जिसका डर था उस लड़की को, आखिरकार वही हुआ उसके साथ।
दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख भी उन लड़कियों के लिए छुपी हुई है जो पढ़ाई या काम की वजह से अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे शहरों में अकेली रहती हैं। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है इंग्लैंड की रहने वाली एक 22 साल की लड़की की जिसका नाम था लिंडसे हॉकर। लिंडसे हॉकर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने पढ़ाई से कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया। हालांकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर ले, पर वो आगे की पढ़ाई से पहले अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी। कॉलेज के दौरान उसे ट्रैवलिंग का शौक लग गया था, जिसकी वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई से पहले वर्ल्ड टूर करना चाहती थी। हॉकर ये बात अच्छे से जानती थी कि वर्ल्ड टूर के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए उसने ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और जल्द ही जापान के एक फेमस स्कूल नोवा में हॉकर को इंग्लिश टीचर का जॉब भी मिल गया। हॉकर ने अपनी ग्रेजुएशन बायोलॉजी में की थी, पर जॉब इंग्लिश टीचर की उसने सिर्फ इसलिए ली थी ताकि वो इंग्लैंड से बाहर निकल सके और किसी दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर कर सके। मतलब कि उसने अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत अपने इस जॉब से शुरू कर दी थी। साल 2006 में वो जापान आती है और टोक्यो शहर में स्थित नोवा स्कूल में इंग्लिश टीचर के तौर पर ज्वाइन करती है। स्कूल से थोड़ी दूर पर उसने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया, जहां उसके साथ 2 और लड़कियां रहती थी। स्कूल में पढ़ाने के बाद जो भी खाली टाइम बचता उसमें हॉकर टोक्यो के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करती। वो ब्लॉग बनाती और फोटोज लेती और उन सभी को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करती। उसके पोस्ट को देखकर उसकी फैमिली को ये पता लग रहा था कि वो कितनी खुश थी अपनी इस न्यू लाइफ से। जापान शिफ्ट होने के करीब 5 महीने बाद 20 मार्च 2007 को एक दिन जब वो अपने स्कूल से घर आ रही थी तो उस दौरान ट्रेन में उसने नोटिस किया कि कोई लड़का उसको काफी देर से घूर रहा है। थोड़ी देर बाद जब हॉकर का स्टेशन आ जाता है तो वो वहाँ उतर जाती है। उसके पीछे पीछे वो लड़का भी वहाँ ट्रेन से उतर जाता है। इसके बाद वो लड़का हॉकर का पीछा करने लगता है। जब हॉकर पार्किंग में खड़ी अपनी साइकिल निकाल रही होती है तो उसी दौरान वो लड़का हॉकर के पास आता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। हॉकर उस लड़के से उसका पीछा करने का कारण पूछती है तो वो बताता है कि वो उसका स्टूडेंट है, यानी कि जिस स्कूल में हॉकर इंग्लिश पढ़ाती थी वहाँ वो भी पढ़ने जाता था। पर हॉकर ने उससे कहा कि उसकी इंग्लिश क्लास में उसके जैसा कोई लड़का नहीं पढ़ता, जिस पर वो लड़का हॉकर से कहता है कि वो उसकी क्लास में ही पढ़ता है और वो उससे इंग्लिश का ट्यूशन लेना चाहता है। उस लड़के की हरकतों को देखकर हॉकर ने उसे ट्यूशन देने से मना कर दिया और वहाँ से वो साइकिल लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। हॉकर के मना करने के बाद भी वो लड़का माना नहीं और हॉकर के साइकिल के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके घर तक पहुँच गया। हॉकर घर पहुँचने के बाद एक बार फिर से उस लड़के को मना करती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। चूँकि उस लड़के ने काफी दूर तक हॉकर का पीछा किया था और उसकी साइकिल के पीछे दौड़ा था, इसलिए उसकी सांसें फूल रही थी, जिसकी वजह से उसने हॉकर से पानी मांगा। उसकी हालत को देखकर हॉकर को भी उस पर दया आ गई और उसने उस लड़के को पानी पीने के नाम पर घर में बुला लिया। उस समय हॉकर की दोनों रूममेट भी घर में थी, तो हॉकर को किसी बात का कोई डर नहीं था। पर यही हॉकर की सबसे बड़ी गलती हो गई। वो ये समझ ही नहीं पाई कि वो किस मुसीबत को अपने घर में बुला रही है। पानी पीने के दौरान उसने हॉकर और उसके रूममेट से थोड़ी बातचीत की और थोड़ा हंसी मजाक किया, जिससे माहौल थोड़ा लाइट हो गया था। और इसी बीच उसने हॉकर से एक बार फिर से ट्यूशन की रिक्वेस्ट की और इस बार हॉकर उसकी बात मान गई, क्योंकि वो उसे 1 घंटे के अच्छे पैसे दे रहा था। साथ ही साथ वो हॉकर की एक शर्त भी मान गया था, जिसके मुताबिक हॉकर उसे अकेले में उसके घर पर आकर नहीं पढ़ाएगी, बल्कि किसी कैफे में सबके सामने पढ़ाएगी। सारी बात तय होने के बाद उस लड़के ने एक पेपर पर हॉकर की ड्राइंग बनाई और उस पर अपना नाम, अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखकर वहां से चला गया।
उस पेपर पर अपना नाम जो उस लड़के ने लिखा था वो था तात्सुया इचिहाशी। तात्सुया इचिहाशी का ये जेस्चर हॉकर को काफी क्यूट लगा। उसकी इन हरकतों से हॉकर ये तो समझ चुकी थी कि तात्सुया इचिहाशी उसे पसंद करता है, पर उसे ये नहीं पता चला कि तात्सुया किस मानसिकता का इंसान है। दरअसल दोस्तों, तात्सुया इचिहाशी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक अमीर परिवार का बिगड़ैल बेटा था। उसकी माँ डेंटिस्ट थी और उसके पिता न्यूरोसर्जन थे। तात्सुया बचपन से ही एक शांत बच्चा था। ना तो स्कूल में और ना ही कॉलेज में उसका कोई दोस्त बन पाया था। वो जैसे जैसे बड़ा होते गया, उसका शांत स्वभाव ही उसे अंदर ही अंदर हिंसक बनाने लग गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कभी कोई जॉब नहीं की। उसके माता पिता उसे खर्चे के लिए लाखों रुपए दिया करते थे, जिससे वो आराम से अपनी जिंदगी टोक्यो में जी रहा था। तात्सुया अपनी बॉडी, अपनी फिजिक पर बहुत ध्यान देता था, जिसकी वजह से वो अपना ज्यादातर समय जिम में बिताता था। खैर दोस्तों, 20 मार्च को ट्यूशन की बात तय हुई थी और 25 मार्च को हॉकर शर्त के मुताबिक तात्सुया को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उससे एक कैफे में मिलती है। 1 घंटा पूरा होने के बाद जब हॉकर वहाँ से जाने लगती है तो तात्सुया से अपनी फीस मांगती है, जिस पर तात्सुया उससे कहता है कि वो गलती से अपना पर्स घर पर ही भूल गया है। तात्सुया हॉकर से कहता है कि वो उसके साथ घर तक चले। घर पहुंचकर वो उसे उसके पैसे दे देगा। अब क्योंकि हॉकर को स्कूल भी जाना था और तात्सुया का घर भी उसी रास्ते पर था, तो इसलिए हॉकर तात्सुया की बात आसानी से मान गई और फिर वो दोनों एक टैक्सी लेकर तात्सुया के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद तात्सुया हॉकर से उसके घर के अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तात्सुया के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से हॉकर उसकी ये बात भी मान लेती है और टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि आप 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। करीब 10 मिनट तक वो टैक्सी ड्राइवर हॉकर का नीचे इंतजार करता रहा, पर जब हॉकर नीचे नहीं आती तो वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन हॉकर न तो स्कूल पढ़ाने के लिए पहुंची और न ही अपने घर। देर रात तक जब हॉकर अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी दोनों रूममेट को उसकी चिंता होने लगी। अगले दिन 26 मार्च को उसकी रूममेट नोवा स्कूल में कॉल करके हॉकर के बारे में पूछती है, तो स्कूल से भी हॉकर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद हॉकर की रूममेट पुलिस को हॉकर की गायब होने की सूचना देती है। पहले तो पुलिस हॉकर की गुमशुदगी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब स्कूल प्रशासन भी हॉकर के गायब होने की सूचना पुलिस को देती है, तब पुलिस वाले इस केस की जांच में जुटते हैं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉकर के घर पर पहुंचती है। पूछताछ में पुलिस को तात्सुया के बारे में पता चलता है। उन्हें वो पेपर भी मिलता है जिस पर तात्सुया ने हॉकर की ड्राइंग बनाई थी और अपना नाम और फोन नंबर लिखा था। पुलिस तात्सुया के घर तक तो पहुंच गई, पर उसे पूछताछ करने के लिए उसके घर के अंदर नहीं जा सकती थी। दरअसल दोस्तों, जापान में एक कानून है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है तो पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। मुझे पता है दोस्तों, इस कानून के बारे में सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि जापान दुनिया के उन टॉप 10 देशों में है जहाँ का क्राइम रेट सबसे कम है। खैर, पुलिस घर के अंदर पूछताछ करने के लिए जा तो नहीं सकती थी, इसलिए वो लोग तात्सुया का घर से बाहर निकलने का वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद जब तात्सुया जिम जाने के लिए घर से बाहर निकला, तब पुलिस उससे हॉकर के बारे में पूछना शुरू कर देती है। हॉकर का नाम सुनते ही तात्सुया वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर पकड़ नहीं पाती। उसके भागने के बाद पुलिस तात्सुया के घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। पुलिस को तात्सुया के घर की बालकनी में एक बाथटब मिला जिसके अंदर रेत और मिट्टी भरी हुई थी। इससे पहले कि पुलिस कुछ सोच पाती कि तभी उन्हें उस बाथटब में एक इंसानी हाथ नजर आता है। इसके बाद वो लोग जब बाथटब से मिट्टी और रेत निकालते हैं तो उन्हें उस बाथटब में से एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त बाद में हॉकर के रूप में हुई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस तात्सुया की तलाश में जुट जाती है। इधर तात्सुया भागता हुआ ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, पर वहां पुलिस वालों को देखकर वो स्टेशन के अंदर नहीं जाता। उसे डर था कि कहीं उसे पुलिस वाले पकड़ न ले। इसके बाद वो छुपते छिपाते टोक्यो से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। रास्ते में उसने एक बाइक चुराई और उसी से वो टोक्यो के एक छोटे से गांव में पहुंचा।
पूरे रास्ते वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि वो पुलिस वालों से कैसे बच सकता है। उसके दिमाग में अचानक ही प्लास्टिक सर्जरी का ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर उसका फेस बदल जाए तो पुलिस वाले उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी का ख्याल आते ही उसने सबसे पहले अपने हाथ से ही अपने गाल का तिल काटा, पर तिल के हटने के बाद भी उसके चेहरे में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने नाक के पास का हिस्सा काटकर खुद से उसे सिल दिया और फिर इसी तरह उसने अपने होठों के साथ भी किया। इन सब में उसने काफी दर्द भी सहा, पर फिर भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया उसके चेहरे में। तब वो एक हुडी के अंदर अपने चेहरे को छुपाकर वहां से ओकिनावा शहर भाग जाता है। इधर तात्सुया भागता जा रहा था और उधर पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका पोस्टर पूरे टोक्यो शहर में लगा रही थी। इस दौरान हॉकर के पिता भी टोक्यो पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी के कातिल की तलाश में पुलिस की मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे 2 साल बीत जाता है, पर तात्सुया का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाता। इस दौरान तात्सुया को खोजने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने 180 पुलिस वालों की एक टीम गठित की और तात्सुया के ऊपर 10 मिलियन जापानी रुपयों का इनाम भी रखा। इस बीच तात्सुया छुपते छुपाते ओकिनावा से ओसाका पहुंच चुका था और वहां अपना नाम और पहचान बदलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा था। इन 2 सालों के दौरान उसने कभी भी अपनी फैमिली को कांटेक्ट नहीं किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी से वो जो कुछ भी कमाता उसमें से कुछ पैसा वो अपने प्लास्टिक सर्जरी के लिए बचा कर रखता था। 2 साल में उसने पैसे बचा बचा कर 2 बार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर तात्सुया की दोस्ती एक लड़के से हो गई थी। उस समय 10 मिलियन का इनाम किसी भी अपराधी पर हो तो वो खबर न्यूज़पेपर वालों के लिए एक बड़ी खबर थी। इसलिए इस न्यूज को सभी ने तात्सुया के फोटो के साथ अपने फ्रंट पेज पर छापा। जब उस लड़के ने न्यूज़पेपर में तात्सुया की फोटो देखी और पूरी खबर पढ़ी तो उसे शक हो गया कि ये फोटो तो उसके दोस्त से मिलती जुलती है। ये बात उस लड़के ने पुलिस को बताई। पुलिस जब तात्सुया को पकड़ने उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची तब तात्सुया तो वहां नहीं मिला, पर उसके फिंगरप्रिंट पुलिस को वहां से मिल गए। असल में दोस्तों, जिस समय पुलिस तात्सुया को पकड़ने के लिए उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी, उसी दिन तात्सुया अपनी तीसरी प्लास्टिक सर्जरी के लिए ओसाका से ओकिनावा आया था। पर वो जिस डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए आया था उस डॉक्टर ने भी न्यूज़पेपर में तात्सुया की फोटो देख ली थी। जब तात्सुया डॉक्टर से मिला तो उस डॉक्टर को भी उस पर शक हो गया और उसने सर्जरी के बहाने उसे क्लिनिक में बैठाकर पुलिस को कॉल कर दिया। लेकिन जब तक पुलिस इस क्लिनिक में पहुंचती तब तक तात्सुया यहाँ से भी जा चुका था। तात्सुया उसी रात वापस ओकिनावा से ओसाका लौटने जा रहा था, पर जिस फेरी से उसे जाना था वो उसके वहां पहुंचने से पहले ही निकल चुकी थी। वो फेरी उस रात की आखिरी फेरी थी। दूसरी फेरी पकड़ने के लिए अब उसे सुबह तक का वेट करना था, इसलिए वो उस फेरी स्टेशन पर बैठकर सुबह का वेट करने लगा। उस फेरी स्टेशन पर एक लड़के की नजर तात्सुया पर पड़ी तो उसे भी उस पर शक होने लगा और उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और आखिरकार 10 नवंबर 2009 को, यानी कि हॉकर के मर्डर के करीब 32 महीने बाद, पुलिस तात्सुया को ओकिनावा शहर के उस फेरी स्टेशन से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में तात्सुया ने बताया कि वो हॉकर को जान से मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा था। पर जब हॉकर ने उसे साफ साफ मना कर दिया तब वो गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। हॉकर जब शोर मचाना शुरू की तब उसे चुप कराने के लिए उसने उसका गला दबा दिया और रेप के दौरान उसकी मौत कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। कोर्ट में सुनवाई के दौरान तात्सुया ने अपनी सारी गलती मान ली और फिर 21 जुलाई 2011 को लिंडसे हॉकर के रेप और कत्ल के जुर्म में जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।